हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर। तो समझते हैं ये डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, वैल्यू में डिक्रीज आना। सो वी कैन से डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट्स के वैल्यू में जब डिक्रीज होता है, वैल्यू में गिरावट होता है, उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ये जो एसेट्स है वो एसेट्स होने चाहिए टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल आकार होता है। जैसे कि यहाँ पर जो जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन एवरी ईयर होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बोले कि हमने एक मोबाइल फोन 2 साल पहले खरीदा था, लेट्स से वो मोबाइल फोन मैंने 20,000 में लिया था, तो अगर उसको हम आज के डेट में 2 साल बाद बेचना चाहेंगे तो डेफिनेटली 20,000 तो नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा। लेट से यहाँ पर 15,000 रुपए हमें मिल रहा है, तो चाहे ना चाहते भी ये वैल्यू में गिरावट हुआ कितना, 5,000 रुपए। यही तो वैल्यू में गिरावट हुआ 5,000, इसे को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्यों होता है, कारण क्या होता है कि हमने उसको यूज किया, बिकॉज ऑफ यूज। जितने ज्यादा यूज करेंगे वो इतना वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। अगर इसको हम 2 साल के जगह में 3 साल में बेचते तो हमें 15 शायद नहीं मिलता, शायद हमें यहाँ पर 12 मिलता, तो उस समय में नुकसान मेरा और कितना हो जाता, 8 हो जाता। तो यूज की वजह से वो वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर वो बोल सकते हैं एक्सीडेंट, टूट गया हो गया, फूट गया होगा, उससे तो वैल्यू और गिरावट में आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा वैल्यू। या एफ्लिक्स ऑफ टाइम, अगर हम उसको यूज भी नहीं करते, उसको वैसे के वैसे रख देते हैं, तो हमने अगर कोई एसेट्स परचेस किया, कोई सामान मैंने परचेस किया, रख दिया उसको मैंने वहां पर, उसको हम यूज भी नहीं किए, उसको हम 2 साल या 3 साल बाद बेचना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो जिस दाम में मैंने खरीदा होगा उस दाम तो मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट आ चुका होगा उस समय में। तो एफ्लिक्स ऑफ टाइम की वजह से भी मेरा क्या होता है, वैल्यू में डिक्रीज आता है। यहां पर यह बोल सकते हैं आउटडेटेड। जैसे कि हमने जो ये मोबाइल फोन खरीदा था वो था मेरा यहाँ पर 10 मेगापिक्सल कैमरा, 10 मेगापिक्सल कैमरा था यहाँ पर। बट अभी 2 साल बाद उसका जो मार्केट में इसी रेंज में क्या आ रहा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो लॉन्च हुआ है सेम रेट में। तो डेफिनेटली मेरा मोबाइल तो खरीदना कोई चाहेगा नहीं, खरीदेगा भी तो कम कीमत में खरीदेगा। तो यह आउटडेटेड होने की वजह से, मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट होने की वजह से भी मेरा वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीज होता है मेरे एसेट्स में। उसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन हमें क्या होता है कि हम इसको रोक तो नहीं सकते, ये ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, हर साल डिक्रीज होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम 2 साल बाद जब बेचे तो हमें वैल्यू कितना मिल रहा है, 12,000 रुपए। यहाँ पर नुकसान कितना हुआ, 8,000 रुपए। तो जब मैंने खरीदा था तो मैंने 20,000 रुपए के देख के मैंने खरीद लिया था यहाँ पर यहाँ पर जो वैल्यू में डिक्रीज हुआ 8,000 रुपए, इस समय में तो कोई कैश का ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ, तब भी वैल्यू तो 8,000 रुपए घट गया यहाँ पर। तो ये 2 साल में तो 8,000 रुपए घटा, ये होता है बिजनेस के लिए नुकसान, इसको कहा जाता है लॉस या एक्सपेंस। और सिंस कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो ये डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस। आई होप समझ में आया होगा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। अब यहां पर समझते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का जो मेथड है वो कितने मेथड है। हालांकि कई सारे मेथड है, बट सिलेबस में जो है वो हमको 2 ही मेथड पढ़ने हैं। ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो मेथड है वो 2 है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है, या इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। और ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। सो ये 2 मेथड मेरे सिलेबस में जो हम लोगों को पढ़ने हैं
डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। अब समझते हैं यहाँ पर कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना कब शुरू होता है। डेफिनेटली अगर मेरे पास एसेट्स ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब हम जिस दिन को एसेट्स परचेज करेंगे उसी दिन से मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पर हमने 1 अप्रैल 2016 को मैंने एक एसेट्स मुझे परचेज करना था बेसिकली। वो एसेट्स ये जगह में अवेलेबल नहीं था जहां पर हम लोग रहते हैं, तो हमें इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, मतलब बाहर जगह से मुझे इसको लाना पड़ा। तो वहां पर उस एसेट का वैल्यू था लेट्स से 1 लाख रुपीस। अब दूसरे जगह से दूर से लाने के लिए तो डेफिनेटली यहां तक पहुंचाने के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा वगैरह भी लग सकता है यहाँ पर। तो एसेट्स पड़ा था मुझे 1 लाख रुपए का और मेरे गोडाउन तक लाने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लग गया था मुझे यहाँ पर लेट्स से 50,000 रुपए। ये था मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। उसके बाद जब बड़ा मशीन होता है तो वो डेफिनेटली पार्ट्स में आते हैं अलग अलग, तो हमें डेफिनेटली कोई इंसान को लगाने पड़ेंगे उस पार्ट्स को जुड़ा के एक प्रॉपर मशीन को कंप्लीट करने के लिए वहां पर। तो उसको भी कुछ लेबर चार्ज वगैरह मुझे देने पड़ेंगे। लेट से उसको मुझे देने पड़ेंगे यहाँ पर 25,000 रुपए। जबकि मशीन जब बड़ा बड़ा होता है तो जब वो शुरू होता है तो कभी कभार क्या होता है वाइब्रेट होता है वहां पर, उसके एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हमें बनाने पड़ते हैं ताकि वो मशीन वो स्टेबल रहे उस पर्टिकुलर एरिया में। तो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भी हमें कुछ खर्चा वगैरह वहां पर लग सकता है। लेट से उस खर्चे में भी 25,000 रुपए यहाँ पर लग गया। तो अभी तक मैंने मशीन को यूज नहीं किया है, मैंने जितने भी खर्चा किया वो मशीन को रेडी टू यूज करने के लिए मैंने खर्चा किया। तो ये जितने भी एक्सपेंस होते हैं ये सारे खर्चे को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और वो एसेट्स के वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। तो मेरे यहाँ पर एसेट्स मुझे पड़ा कितना का 2 लाख रुपए का। तो ये जो 2 लाख रुपए पड़ा ये एसेट्स को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स। अब हम जहां से एसेट्स परचेज करते हैं तो वहां के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डेफिनेटली ये पूछेंगे कि ये एसेट्स को हम कब तक यूज कर सकते हैं आराम से। तो कुछ एस्टिमेट करके बता देगा कि भाई आप इसको 10 साल तक लगभग इसको यूज कर सकते हैं। और वो ये भी बता देगा कि 10 साल बाद अगर आप इसको बेचना भी चाहेंगे तो कितना पैसा शायद मिल सकता है। ये सारे एस्टिमेशन के बेसिस में हो जाता है। तो उसने बोला कि आप ये मशीन को पूरे आप 10 साल तक अच्छा से यूज कर सकते हैं। क्या पता 10 के बाद 11, 12, 13 साल भी यूज हो सके, क्या पता 7, 8 साल के अंदर में खराब भी हो सकते हैं, पर ये एक एस्टिमेशन के बेसिस में चलता है। तो 10 इयर्स तक उसने बोला कि ये मशीन का लाइफ जो है वो यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है। और अब 10 साल के बाद इस मशीन को अगर आप बेचते हैं तो 10 साल बाद आपको लगभग 50,000 रुपीज आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो 10 साल के बाद अगर आपको बेचने के बाद 50,000 रुपए जो मिलेगा ये 50,000 को कहा जाता है ये है मेरा स्क्रैप वैल्यू, ये इसको बोला जाता है रेसिडुअल वैल्यू, ये इसको कहा जाता है रेसिडुअल वैल्यू। तो हमें यहाँ पर एक 50,000 रुपए मिलेगा इसको बेचने से। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 लाख का सामान अल्टीमेटली 10 साल बाद हमें कितना मिल रहा है 50,000 रुपए। यहाँ वैल्यू में डिक्रीज कितना हुआ 1,50,000। अरे 1,50,000 में जो डिक्रीज हुआ है 1,50,000 डिक्रीज होने के लिए तो 1 साल तो नहीं लगा, कितने साल लगे 10 साल। हमें पता है कि हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस तो एवरी ईयर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो एवरी ईयर का ये एक्सपेंस कितना होगा यहाँ पर 15,000 रुपए, मतलब हर साल 15,000 करके मेरा ये एसेट्स में वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा। तो इसी में से मेरा क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो जाएगा ऐसे मेथड से कि एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो फॉर्मूला होगा फर्स्ट हमें चाहिए होगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स में हम माइनस क्या कि यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जो कि था 50,000 रुपए, तो यहां माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद आया कितना था 1.5 लाख। और 1.5 लाख को मैंने डिवाइड कितना किया किससे ये 10 इयर्स जिसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ। तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स। तो ये रहेगा मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का फॉर्मूला। कभी कभी डायरेक्टली बता दिया जाता है कि कितने परसेंट हमें यहाँ पर चार्ज करने हैं और ये डेप्रिसिएशन 15,000 का और मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये कितना परसेंट है बोल के। तो मेरा तो फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा वो डिवाइडेड बाय मेरा यहाँ होगा कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ होगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया 15,000 रुपए, डिवाइड करेंगे कॉस्ट कितना था मेरा यहाँ पर 2 लाख रुपए और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 100 से। तो जो आएगा मेरा वो होगा मेरा यहाँ पर 8% ऑफ एन एसेट्स। तो यहाँ पर हमें 2 फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में।
अब डेप्रिसिएशन के पूरे कंसेप्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। जैसे कि यहाँ दिया हुआ गोपाल एंटरप्राइज परचेस मशीनरी ऑन 1 अप्रैल। लेट्स से यहाँ प्राइस ले लेते हैं कि प्राइस है यहाँ पर 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख में उसने मशीन को परचेस किया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। तो हमें यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट होता है एसेट्स का अकाउंट। एसेट्स का रूल होता है जब वो बढ़ने से आएगा मेरा डेबिट साइड में और वो जब घटेगा तो वो आएगा मेरे क्रेडिट साइड में। मशीनरी अकाउंट बढ़ने का कारण हो सकता है इधर हम परचेस किए होंगे या हम जब वो मशीन को यूज करने के बाद कई साल बाद जब वो कबाड़ा बन जाता है, स्क्रैप बन जाता है, बेचेंगे तो फायदा हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। अगर फायदा हुआ तो वो आएगा यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल। घटने का कारण हो सकता है कि उसका वैल्यू में डिक्रीज हुआ होगा, जिसको कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, या उसको हम बेचेंगे तो वो आएगा क्रेडिट साइड में, और बेचते समय में अगर वो लॉस हुआ तो वो भी आएगा मेरे क्रेडिट साइड में। ये एंट्री फिक्स रहेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर उसने परचेस किया 1 अप्रैल 16 में 1 लाख से, तो वो आएगा डेबिट साइड में। 2016 यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1। पैसा अगर कैश से दिया तो लिखेंगे कैश, बैंक से दिया तो लिखेंगे बैंक। वो मेंशन जनरली नहीं होता है, तो कैश भी लिख सकते हैं या बैंक भी लिख सकते हैं। हालांकि ह्यूज अमाउंट होता है तो कंपनी या बिजनेस जो होता है वो कैश और ट्रांजैक्शन नहीं करते, वो बैंक से पेमेंट करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर बैंक लिखेंगे। वैल्यू था यहाँ पर 1 लाख रुपीस और कोई एंट्री यहाँ पर नहीं आएगा। अब मुझे यहाँ पर 2016 का जो साल है वो एंड कब होगा, इसके 31 मार्च 2017 में। तो क्लोज करेंगे तो वो आएगा मेरे क्रेडिट साइड में 2017 और यहाँ लिखेंगे मार्च 31। अब ये 1 साल बाद ये मशीन जो मैंने खरीदा था 1 लाख में, तो वो 1 लाख तो नहीं रहेगा, डेफिनेटली उसका वैल्यू में कुछ डिक्रीज हुआ होगा। वो डिक्रीज इन वैल्यू क्या कहते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 10%। वो कौन से वैल्यू के ऊपर लगेगा, और कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट कितना है 1 लाख, तो हमें यहाँ पर 10% ऑफ 1 लाख निकालने पड़ेंगे, तो जो कि कितना आएगा 10,000। तो यहाँ लिखेंगे 10,000। उसके बाद यहाँ पर 1 लाइन छोड़ के इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे डबल लाइन से। डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है तो डेबिट में 1 लाख है, तो वही हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे 1 लाख। एंड 1 लाख में हम ये 10,000 को माइनस करें तो कितना आएगा, ये 90,000। ये 90,000 में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और डेट जो रहेगा वो सेम रहेगा मार्च 31। ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वो आएगा डेबिट साइड में। किस नाम से, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से आएगा, वही 90,000। और डेट क्या रहेगा, मार्च से, तो अगला साल मेरा शुरू कब होगा, अप्रैल में। तो यहां लिखेंगे अप्रैल 1। एंड साल जो 17 वो सेम रहेगा 2017 में। फिर से यह 17 वाला साल खत्म कब होगा, 18 में। तो यहां लिखेंगे 2018 के 31 मार्च, तो मार्च 31। तो 1 साल बाद फिर से वैल्यू सेम तो नहीं रहेगा, वैल्यू में गिरावट आया होगा। उस डिक्रीज इन वैल्यू को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि एवरी ईयर यही कॉस्ट के ऊपर हम लोग वैल्यू को, यही कॉस्ट वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो 10% ऑफ 1 लाख कितना होगा, 10,000 रुपए। तो यहाँ फिर से आएगा यहाँ पर 10,000 रुपीज। एक लाइन छोड़ के यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। तो फिर से डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है 90,000, जो कि वो दोनों तरफ लिखेंगे 90,000। 10,000 माइनस किए तो यहाँ आया 80,000। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और डेट जो है वो यही 31 मार्च ही रहेगा। अब ये बाय बैलेंस सीडी को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। वैल्यू था 80, वही आएगा यहाँ पर। साल जो 18 है वो 18 सेम ही रहेगा, बट मार्च अब बन जाएगा क्या, अप्रैल 1। तो फिर से 18 वाला साल को क्लोज कब करेंगे, 19 में। तो यहाँ लिखेंगे 2019, यहाँ आएगा मार्च 31। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि वैल्यू में यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। और मैंने कहा कि एसएलएम मेथड में क्या होता है, कॉस्ट के ऊपर ही निकलता है 1 लाख के ऊपर। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। तो एवरी ईयर कितने चार्ज होगा, 10,000 रुपए। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे 10,000। एक लाइन छोड़ के इसको क्लोज यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर डेबिट साइड मेरा ज्यादा आ रहा है 80,000, तो यहाँ लिखेंगे 80,000, और 80 में 10 माइनस किया तो आएगा यहाँ पर 70,000। ये होगा मेरा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट सेम रहेगा मार्च 31।
3 साल के लिए बनाना था, 16 के बाद 17, 18, 19 कंप्लीट। ये जो मैंने बनाया ये था मेरा SLM मेथड से। अब सेम क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को देखते हैं, अगर इसके जगह में WDV मेथड होता, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता, तो फिर कैसे करना था। तो हम SLM को हटाकर यहाँ पर लिखते हैं, अगर WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अगर रहेगा तो फिर कुछ एंट्री क्या होगा वो देखते हैं। ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। फर्स्ट एंट्री दोनों के लिए सेम रहेगा, 1 लाख था, बाय डेप्रिसिएशन 10% जो निकला वो 10,000 वो सेम ही रहेगा। बैलेंस 90 बच्चे को वो यही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में SLM मेथड और WDV मेथड दोनों सेम रहेगा। जो चेंजेस आएगा वो इस नंबर 2 से आएगा। तो वही फिर 1 अप्रैल से लेके 17 से लेके 31 मार्च 2018 में जो हमें डेप्रिसिएशन लिखने पड़ेंगे, वो डेप्रिसिएशन जो था यहाँ पर 10% जो चार्ज करना था वो डिक्रीज वैल्यू के ऊपर। मतलब अभी प्रेजेंट में कितने वैल्यू है, 90,000, 90,000 का 10% कितना होगा, 90,000 10% होगा 9,000 रुपए। तो इस केस में हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे 9,000। तो फिर देखो यार डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है, 90 होगा, 90 में यहाँ पर 9,000 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा मेरा 81,000। ये 81,000 को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे 81,000 को। एंड फिर इसके बाद ये अप्रैल 1 2018 जैसे डेट लगाया था वैसे ही सेम होगा, 18 वही 19 में क्लोज होगा, अप्रैल वही मार्च में क्लोज होगा। अब क्लोज करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ लिखने पड़ेंगे। फिर इस बार भी जो 10% चार्ज होगा वो इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जितने वैल्यू घट के हो जाते हैं उस वैल्यू के ऊपर चार्ज करेंगे। तो 81,000 के ऊपर 10% निकालेंगे तो एक जीरो हटा देते हैं, जो कि होगा मेरा 8100। तो 8100 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं डेबिट साइड में ज्यादा था, 81,000 में अगर हम 8100 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 72,900। आई होप से WDV मेथड अगर होता तो क्या होगा समझ में आया होगा कि एवरी ईयर क्या है कि डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज होते रहेगा। 1 लाख में 10% लगाया, 10,000 बचा 90, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इस 90 के ऊपर लगेगा 10% जो कि आएगा 9,000, फिर वैल्यू बचा कितना 81,000, फिर से नेक्स्ट डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 81,000 के ऊपर, जो क्या है मेरा यहाँ पर 8100। ये था दोनों में डिफरेंस कि एवरी ईयर यहाँ पर डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो चेंज होते रहेगा WDV मेथड में, एंड स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर जो है वैल्यू वो सेम रहेगा।